नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से को समझने वाले हैं जो हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। भाग 6 जो राज्यों के बारे में है। बिल्कुल। हम सब किसी न किसी राज्य में रहते हैं और वहाँ की सरकार, उसके कानून, अदालतें, ये सब कैसे काम करती हैं, इसकी पूरी कहानी इसी भाग में लिखी है। सही कहा। इसे आप किसी भी राज्य सरकार का एक ऑपरेटिंग मैनुअल समझ सकती हैं। ऑपरेटिंग मैनुअल, हाँ, ये अच्छा शब्द है। हाँ, इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक सब कुछ बताया गया है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से लेकर जिले की सबसे छोटी अदालत तक। तो आज हमारा मकसद इसी मैनुअल को खोलकर देखना है कि राज्य की ये विशाल मशीनरी चलती कैसे है और इसमें सत्ता का संतुलन कैसे बना हुआ है। तो चलिए इस मशीनरी के सबसे ऊंचे पद से शुरू करते हैं, राज्यपाल। अक्सर जब हम राज्यपाल के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बस एक क्या कहते हैं, औपचारिक सा पद है, सेरेमोनियल। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। असली काम तो मुख्यमंत्री करते हैं। क्या ये सच है या इसमें और भी कुछ है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, कह सकते हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। अच्छा। देखिए, संविधान के हिसाब से राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ओके। सारे सरकारी काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। लेकिन साथ ही संविधान ये भी कहता है कि उन्हें मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना होगा। तो एक तरफ वो मुखिया हैं, हाँ, और दूसरी तरफ उन्हें चुनी हुई सरकार की बात भी सुननी है। ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है। बिल्कुल लगता है। अगर सब कुछ मुख्यमंत्री की सलाह से ही करना है तो फिर राज्यपाल की अपनी शक्ति क्या है? क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, मतलब डिस्क्रेशनरी पावर्स सामने आती हैं। अच्छा। और आपको बताऊं, इस मामले में वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। राष्ट्रपति से भी ज्यादा? हाँ, सोचिए, चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हंग असेंबली। बिल्कुल। अब सरकार कौन बनाएगा, ये फैसला पूरी तरह से राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। वो किसी भी नेता को बुलाकर कह सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए और 30 दिन में सदन में अपना बहुमत साबित कीजिए। ये तो बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है। बहुत बड़ी। मतलब जब राजनीति में अनिश्चितता हो तब राज्यपाल एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। एकदम सही कहा, किंग मेकर। और कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका है? क्या कोई बिल उनकी मर्जी के बिना कानून बन सकता है? नहीं बन सकता। राज्य की विधानसभा या विधानमंडल से पास होने के बाद हर बिल कानून बनने के लिए राज्यपाल के पास ही जाता है। और यहाँ उनके पास क्या विकल्प होते हैं? यहाँ उनके पास मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं। पहला, वो उस पर हस्ताक्षर कर दें, बिल कानून बन गया। ठीक है। दूसरा, वो हस्ताक्षर करने से मना कर दें, जिसे हम वीटो कहते हैं। ओके। तीसरा, वो बिल को कुछ सुझावों के साथ सदन को वापस भेज दें पुनर्विचार के लिए। और चौथा रास्ता, मैंने सुना है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प और विवादास्पद भी है। हाँ, और यही वो शक्ति है जो केंद्र और राज्य के रिश्तों में कई बार तनाव पैदा करती है। बिल्कुल, तनाव पैदा करती है। राज्यपाल किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित या रिजर्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब उस बिल का फैसला दिल्ली में होगा, राज्य में नहीं। तो ये तो केंद्र सरकार को राज्य के कानून में सीधे दखल देने का एक रास्ता देता है। और इसका इस्तेमाल कई बार हुआ भी है। खासकर अगर राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो तो विवादास्पद कानूनों को अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, शक्तियों की बात चल रही है तो मैंने उनकी क्षमादान की शक्ति के बारे में भी पढ़ा है, अनुच्छेद 161 में जिसका जिक्र है। हाँ, क्षमादान शक्ति। ये राष्ट्रपति की शक्ति से कैसे अलग है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसे समझना जरूरी है। राज्यपाल राज्य के कानूनों के तहत मिली किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है। लेकिन 2 मामलों में उनकी शक्ति सीमित है। पहला, वो मौत की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। वो शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, मौत की सजा नहीं। और दूसरा, सेना की अदालत यानी कोर्ट मार्शल के फैसलों में उनका कोई दखल नहीं होता। ये विभाजन शायद इसलिए है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सबसे गंभीर अपराधों पर अंतिम फैसला केंद्र के हाथ में रहे। बिल्कुल, यही सोच है इसके पीछे। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं,
लेकिन वे अपनी मर्जी से तो काम नहीं कर सकते। नहीं। उन्हें उन कानूनों के दायरे में रहना होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कानून बनाता कौन है? यहीं पर राज्य के विधानमंडल की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। राज्य का विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, ये वो जगह है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठकर कानून बनाते हैं। अच्छा। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 168 ये कहता है कि विधानमंडल के 3 हिस्से होते हैं। 3? हाँ, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? विधान परिषद यानी जो ऊपरी सदन है वो हर राज्य में नहीं होता। ज्यादातर राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा। एक मिनट, ये दिलचस्प है। कुछ राज्यों में 2 सदन और कुछ में 1, ऐसा क्यों? और इन दोनों सदनों में फर्क क्या है? देखिए, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को आप लोकसभा का छोटा रूप समझ सकते हैं। ओके। इसके सदस्य यानी विधायक या एमएलए वो सीधे जनता द्वारा हर 5 साल में चुने जाते हैं। ये निचला सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है। सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 साल है, इसलिए इसे युवाओं का सदन भी कह देते हैं। वहीं विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल वो राज्यसभा की तरह है। ये एक स्थायी ऊपरी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये भंग नहीं होती? नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और न्यूनतम उम्र 30 साल। इसलिए मजाक में इसे बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं। बुजुर्गों का सदन। तो फिर कुछ राज्यों ने ये बुजुर्गों का सदन क्यों नहीं रखा? क्या ये जरूरी नहीं है? देखिए, संविधान निर्माताओं ने राज्यों को ये विकल्प दिया था। अनुच्छेद 169 के तहत अगर कोई राज्य चाहे तो अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास करके संसद से इसे बनाने या खत्म करने का अनुरोध कर सकता है। बिल्कुल, बनाने या खत्म करने का। कई राज्यों को लगता है कि एक महंगा और गैर जरूरी सदन है, इससे कानून बनाने में बस देरी होती है। और इसके समर्थक क्या कहते हैं? समर्थकों का कहना है कि ये विधानसभा के जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर एक ब्रेक का काम करता है और इसमें ऐसे विशेषज्ञ भी आ सकते हैं जो सीधे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और मैंने सुना है कि विधान परिषद के चुनाव का तरीका बहुत ही अजीब है। इसमें आम जनता तो वोट नहीं करती? नहीं करती। ये काम कैसे करता है? यह वाकई भारत की सबसे अनूठी चुनाव प्रक्रियाओं में से एक है। इसे आप एक तरह की खिचड़ी या मिक्स्ड प्लेट समझ सकते हैं। खिचड़ी? हाँ, जिसका मकसद समाज के अलग अलग हिस्सों को प्रतिनिधित्व देना था। इसके सदस्य 5 अलग अलग जगहों से आते हैं। 5 जगह? ये तो जानना पड़ेगा। हाँ। करीब 1/3 सदस्य राज्य के विधायक चुनते हैं। ओके। दूसरे 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका और जिला बोर्ड के सदस्य चुनते हैं। तो 2/3 सीटें तो राजनेताओं के हाथ में ही रहती हैं? हाँ, कह सकते हैं। बाकी के 1/3 में विविधता है। 1/6 हिस्सा राज्यपाल मनोनीत करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से। फिर 1/12वां हिस्सा उन सरकारी स्कूल कॉलेज के शिक्षकों द्वारा चुना जाता है जिन्हें पढ़ाते हुए कम से कम 3 साल हो गए हों। अच्छा, शिक्षक भी चुनते हैं? हाँ, और आखिरी 1/12वां हिस्सा उन स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स द्वारा चुना जाता है जिन्हें डिग्री लिए 3 साल से ज्यादा हो चुके हों। वाह, मतलब इसमें शिक्षक और पढ़े लिखे नौजवान भी सीधे तौर पे अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। जी। इसका मकसद शायद यही रहा होगा कि सदन में सिर्फ राजनीतिक आवाजें ना हों। बिल्कुल यही मकसद था। अब एक सवाल उठता है, मान लीजिए विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार को अचानक किसी जरूरी कानून की जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसी आपात स्थिति के लिए संविधान में अनुच्छेद 213 है। अनुच्छेद 213? हाँ, ये राज्यपाल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। लेकिन ये तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता होगा? हाँ, बिल्कुल, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है और इसका असर कानून जैसा ही होता है। लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था है, एक शॉर्टकट। अस्थायी मतलब जैसे ही विधानसभा का सत्र दोबारा शुरू होता है, उस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर सदन से पास करवाना अनिवार्य होता है, वरना वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सरकार चलाने वाली कार्यपालिका को समझ लिया और कानून बनाने वाले विधानमंडल को भी। लेकिन जब इन कानूनों को कोई तोड़ता है या लोगों के बीच कोई विवाद होता है, तो इंसाफ के लिए कौन है? यहीं पर सरकार का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ आता है, न्यायपालिका। सही पकड़ा। राज्य में न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह है। पिरामिड? हाँ, जिसके शिखर पर है उच्च न्यायालय
यानी हाई कोर्ट। संविधान का अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन कुछ राज्यों के तो साझा हाईकोर्ट भी हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार 2 या ज्यादा छोटे राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय भी हो सकता है। आज देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और उच्च न्यायालय की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या मैं किसी भी मामले के लिए सीधे वहां जा सकता हूं? आमतौर पर तो नहीं। आमतौर पर आप निचली अदालत के फैसले से नाखुश होने पर हाईकोर्ट में अपील करते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। ये अनुच्छेद किसी भी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सीधे हाईकोर्ट जाने का अधिकार देता है। सीधे हाईकोर्ट? हाँ, सीधे। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं, वो अपने राज्य के हाईकोर्ट जा सकता है। और हाईकोर्ट फिर क्या करता है? हाईकोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। ये न्यायपालिका का कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन ज्यादातर लोगों का पाला तो जिले की अदालतों से पड़ता है। सही बात है। उनकी क्या व्यवस्था है? पिरामिड में हाईकोर्ट के नीचे का स्तर आता है अधीनस्थ न्यायालयों का, यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का। अच्छा। अनुच्छेद 233 के तहत हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है। यहाँ काम को आसान बनाने के लिए मुकदमों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 2 हिस्से? हाँ। पहला है दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट। दीवानी मामले मतलब? पैसों या प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हैं। इनमें सजा नहीं होती, बल्कि हर्जाना या अधिकार दिलाया जाता है। दूसरा? और दूसरा प्रकार है फौजदारी न्यायालय या सेशन कोर्ट। फौजदारी? हाँ, ये हत्या, डकैती, अपहरण, मारपीट जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। यहाँ दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माने की सजा होती है। इन अदालतों में तो लोग कहते हैं कि सालों लग जाते हैं। हाँ। क्या इस समस्या से निपटने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है? मैंने लोक अदालत और फैमिली कोर्ट के बारे में सुना है। हाँ, और ये बहुत जरूरी था। हमारी जो पारंपरिक न्याय व्यवस्था है वो सबूत और प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, जिसमें समय लगता है। बहुत समय लगता है। इसी बोझ को कम करने के लिए ये नए रास्ते बनाए गए। लोक अदालत, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई, उसका सिद्धांत ही अलग है। क्या सिद्धांत है? उसका मकसद फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच समझौता कराना है। समझौता? हाँ, मेरे एक जानने वाले का सालों पुराना प्रॉपर्टी का विवाद था। लोक अदालत में जज ने दोनों पक्षों को बिठाया, समझाया और आप मानेंगी नहीं, 2 घंटे में समझौता करवा दिया। मामला वहीं खत्म। वाह। और सबसे अच्छी बात, लोक अदालत के फैसले के खिलाफ आप कहीं और अपील नहीं कर सकते। ये तो कमाल है। और फैमिली कोर्ट, उसका क्या मकसद है? फैमिली कोर्ट भी इसी सोच का नतीजा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पारिवारिक मामले जैसे पति पत्नी के झगड़े या बच्चों की कस्टडी, ये सिर्फ कानूनी नहीं होते, ये भावनात्मक होते हैं। सही बात है। पारंपरिक अदालत का जो माहौल होता है वो इन मामलों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए 1984 में फैमिली कोर्ट बनाए गए। तो यहाँ का माहौल अलग होता है। हाँ, यहाँ का माहौल कम औपचारिक होता है और जोर सुलह पर होता है, सजा पर नहीं। कोशिश ये होती है कि परिवार टूटने से बच जाए। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि राज्य सरकार एक खाली इमारत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और संतुलित ढांचा है। बिल्कुल। इसमें कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका की शक्तियां साफ साफ बटी हुई हैं, ताकि कोई भी एक अंग तानाशाह ना बन जाए। एकदम सही। और इस पूरे ढांचे का सबसे दिलचस्प पहलू है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच का रिश्ता। हाँ। एक केंद्र द्वारा नियुक्त है, दूसरा राज्य की जनता द्वारा चुना हुआ। इन दोनों के बीच का संतुलन ही भारत की संघीय व्यवस्था की खूबसूरती भी है और कई बार सबसे बड़ी चुनौती भी। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती भी। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो नियंत्रण और संतुलन, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस को सुनिश्चित करती है, ताकि राज्य का शासन संविधान की पटरी पर चलता रहे। हमने देखा कि राज्यपाल के पास कितनी महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियां हैं, खासकर जब राजनीतिक समीकरण साफ ना हो। तो आज श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, ये तथ्य कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि राज्य के लोगों द्वारा चुना जाता है, यह राज्य की राजनीति की गतिशीलता को असल में कैसे प्रभावित करता है।